बच्चों नमस्ते। आज हम द्वितीय वर्ष कला में समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज में सामाजिक समस्याएं के अंतर्गत जो विषय पढ़ेंगे वो है भारत में दलित। बच्चों जैसे आप जानते हैं कि प्रत्येक समाज में दो प्रकार के लोग बाग रहते हैं, एक तो उच्च वर्ग के लोग बाग और एक निम्न वर्ग के व्यक्ति। उच्च वर्ग के लोग बाग तो वो होते हैं जिनके पास में सभी प्रकार की योग्यताएं होती है, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होती है और वे सभी सुविधाओं का उपभोग करते हैं। लेकिन जो समाज का निम्न तबका होता है उसको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनमें कई निरुपयोगिता पाई जाती है, उन्हें किसी प्रकार की सुख सुविधाएं का उपयोग नहीं दिया किया जाता है उनके द्वारा। तो हम आज पढ़ेंगे दलित का अर्थ और उसकी निरुपयोगिताएं क्या क्या हैं और उसके लिए क्या क्या हमने संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। तो जब किसी समाज में जाति या प्रजाति के आधार पर या किसी अन्य कारण से उसके साथ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जाता है तो ऐसे वर्ग को दलित कहा जाता है। मतलब दलित वो है जिसके पास में कोई सुविधाएं नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति को हम दलित कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन सी निरुपयोगिताएं होती है। तो सबसे पहली निरुपयोगिता होती है धार्मिक निरुपयोगिता। धार्मिक निरुपयोगिता का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई निम्न जाति के लोग बाग हैं, उन्हें मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं मिलती है, वे पाठ पूजा नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार से उनके लिए कई धार्मिक निरुपयोगिताएं की जाती है। मंदिरों में नहीं जाना, जनेऊ नहीं पहनना, आप पूजा पाठ नहीं करा सकते हैं, बहुत सारी इस प्रकार की उनके लिए धार्मिक निरुपयोगिताएं होती है ना। और कहा भी जब भारतीय जाति व्यवस्था में ये कहा गया है कि भाई जो द्विज जातियां हैं वो ब्राह्मण और क्षत्रिय द्विज जातियां हैं, बाकी वैश्य और शूद्र तो बिल्कुल हमको यहाँ पे हमारे यहाँ पे दलित के रूप में माने जाते हैं। दूसरी जो इसकी निरुपयोगिता होती है वो सामाजिक निरुपयोगिता होती है। सामाजिक निरुपयोगिता मतलब कि वो सामाजिक उनको डिस्टेंस रखनी पड़ती है। मतलब वो किसी उच्च जाति के व्यक्ति के यहाँ पर खान पान नहीं कर सकते, वहाँ जा नहीं सकते हैं और उनको बहुत सारी निरुपयोगिताओं का सामना करना पड़ता है। खान पान संबंधी है, बहुत सारी चीजें उनको सामाजिक निरुपयोगिता के अंतर्गत उनमें होती है। तीसरी आर्थिक निरुपयोगिता। आर्थिक निरुपयोगिता में ये होता है कि वे किसी प्रकार की अपने जो जातिगत व्यवसाय है उसके अलावा वे कोई अन्य व्यवसाय नहीं कर सकते हैं या अपनी उसको आजीविका की का साधन नहीं बना सकते हैं। अन्य किसी व्यवसाय को जो जातिगत है उसको उसको जाति का ही व्यवसाय करना पड़ता है। चौथा है राजनीतिक निरुपयोगिता। राजनीतिक निरुपयोगिता में क्या होता है कि वे उनको समाज में अगर वो बहुमत में है, अगर किसी गांव में या कुछ भी है तो वहां पर अगर वो बहुमत में है तो भी उनके ऊपर उनका राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, वह प्रशासनिक क्षमताओं से उनको बहुत दूर कर दिया जाता है। और पांचवा उनका सांस्कृतिक निरुपयोगिता। मतलब उनको संस्कृति की बहुत सारी चीजों से दूर रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये कुल 5 प्रकार की उनकी निरुपयोगिताएं पाई जाती है। अब जो आप जानते हैं हमारे यहाँ भारतीय समाज में जाति व्यवस्था है और जाति व्यवस्था में कई प्रकार के भेदभाव किए जाते हैं कि वो उच्च जाति में शादी नहीं कर सकते हैं, कई प्रकार की उनके इस प्रकार की निरुपयोगिताएं पाई जाती है। दलितों के लिए जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, तो सबसे पहले तो अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 15 में लिखा गया है। अनुच्छेद 17 में के अनुसार अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत कर दिया गया है और उसे में प्रचलन जो भी रीति रिवाज थे उन सबको पूर्णतः निषिद्ध कर दिया गया है। मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जा सकता है, आ सकता है, बैठ सकता है, इस प्रकार से उसमें कर दिया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अस्पृश्यताओं की जो व्यावसायिक निरुपयोगिता थी उसको समाप्त कर दिया गया है।
मतलब अब ये नहीं है कि जिस जाति का जो व्यवसाय है, जैसे लोहार है, तो उसको लोहे का काम नहीं कर सकता, वो चाहे कोई सा भी काम कर सकता है। अनुच्छेद 25 में हिंदुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिए गए हैं। मतलब कोई भी जो धार्मिक स्थल है, वहां पर कोई भी हिंदू, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी प्रकार का भी व्यक्ति हो, वो उन मंदिरों में या धार्मिक स्थानों पर जा सकेगा, पूजा पाठ कर सकेगा और अन्य कर्मकांड भी वो कर सकेगा। अनुच्छेद 29 के अनुसार राज्य द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में किसी नागरिक को धर्म, जाति, वंश एवं भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकेगा। मतलब उन्हें कहीं पर भी प्रवेश लेने की अनुमति है। तो ये अनुच्छेद 29 में कहा गया है। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य दुर्बलतर लोगों, जिनमें अनुसूचित जातियां तथा आदिम जनजातियां आती है, की शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा करेगा और सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय एवं शोषण से उनको बचाएगा। मतलब किसी भी व्यक्ति का अगर जाति या जनजाति के आधार पर कोई भेदभाव होता है, उन्हें किसी योग्यता से, शिक्षण की योग्यताओं से दूर किया जाता है या धार्मिक योग्यता से, तो उसको इससे अनुच्छेद के अंतर्गत दूर, उसके जो हित हैं उनकी रक्षा की जाएगी। अनुच्छेद 330, 332 और 334 के अनुसार अनुसूचित जातियों एवं आदिम जनजातियों के लिए संविधान लागू होने से लोकसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकाय में स्थान सुरक्षित रहेंगे। मतलब ये है कि जैसे आपको मालूम है कि हमारी जनसंख्या का जितना प्रतिशत है, ये निर्धारण किया गया है जनसंख्या के में इन जातियों की कितना प्रतिशत है। तो जैसे अनुसूचित जनजाति के लिए 12% और अनुसूचित जाति के लिए 17% स्थान आरक्षित रहेंगे। कहाँ पर? लोकसभा में। जैसे लोकसभा में 545 सीटें हैं, तो 545 की 12% अनुसूचित जनजाति के लिए और 17% अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहेंगे, ताकि उनको राजनीतिक स्वतंत्रता भी मिले, हुए राज्य नैतिक रूप से भी आगे बढ़े। इस कारण से इसको लागू किया गया है। अनुच्छेद जो 335 है, इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के कार्य से संबंधित सेवाओं एवं पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जाति तथा आदिम जनजातियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा और उन्हें उन्हीं के अनुसार सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। अर्थात मतलब यह है कि उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है, ताकि सरकारी जो संस्थाएं हैं वहां पर सभी जाति के व्यक्ति मिलकर काम कर सकें और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहे। अनुच्छेद जो 338 है, उसके अनुसार अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं हितों की रक्षा के लिए राज्य में सलाहकार परिषद एवं पृथक पृथक विभागों की स्थापना की जाएगी और उन्हें कई प्रकार के कल्याणकारी कार्य उनके किए जाएंगे। तो ये बच्चों अपने दलितों के लिए संवैधानिक प्रावधान है। इन प्रावधानों के आधार पर जो हमारे यहाँ पर दलित वर्ग हैं, अनुसूचित जाति के, जनजाति के जो लोग बाग हैं, उनके लिए ये प्रावधान किए गए हैं, ताकि वे जो उनका लंबे समय से शोषण हुआ था, जिनके ऊपर कई प्रकार के अत्याचार हुए थे, उन अत्याचारों और उनके शोषण को मुक्त करने के लिए संविधान के द्वारा ये अनुच्छेद बनाए गए हैं और ताकि वह मुख्य धारा में, हमारे भारतीय समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें और न केवल समाज का विकास करें वरन वह अपना स्वयं का विकास भी करें। तो ये बच्चों आज हमने दलितों के बारे में पढ़ा। थैंक यू।